ये रोड्स इंटरनेशनल लेवल की रोड्स होंगी, यानी इन रोड्स पे इंटरनेशनल जो इक्विपमेंट होगा वो सारा ट्रैवल करेगा, नेपाल से चाइना, चाइना से पाकिस्तान, पाकिस्तान से आगे सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान। तो चाइना का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और फिर पाकिस्तान से ग्वादर पोर्ट पे भी उसका एक प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, BRI उसका रोड है। अब चाइना ने 2017 में इन्वाइट किया नेपाल को कि आप भी हमारे साथ आ जाएं, हम आपकी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और आपको हम मजबूत करेंगे। बट द थिंग इज दैट in 2017 Nepal joined the Belt and Road Initiative of China, but progress has been very slow. The key projects, the proposed Kathmandu line rail connection Jailong in southern Tibet with Kathmandu remains in primarily in planning. अब एक रेल रोड बनानी थी, यानी एक रेल सर्विस बनानी थी तिब्बत से लेकर नेपाल तक, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं बन सकी, वो बड़ा काम स्लो हो रहा है। उसकी वजह ये है कि दैट्स द थिंग वाई बोथ साइड्स आर वरी, क्योंकि चाइना भी चाहता है कि प्रोग्रेस जल्दी हो, लेकिन नेपाल की तरफ से प्रोग्रेस इतनी तेज़ नहीं हो रही, शायद चाइना की तरफ से भी नहीं हो रही, बट क्योंकि देखिए चाइना भी तो अपने एक नए ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स में अमेरिका के साथ उलझा हुआ है, तो वो भी बिजी है अभी सारे मामले में। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि इस वजह से नेपाल की में प्रोग्रेस तेज़ नहीं हो सकी। अगली बात आपको देखो, अब एक साहब है, इनका नाम है लियू जियोंग। लियू जोंग साहब जो है ये एक सीनियर फेलो हैं, एक इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है सेंट्रल फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ एट शिंघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़। ये चाइना का एक इंस्टीट्यूट है, इन साहब का नाम है लियू जोंग साहब। ये सीनियर फेलो हैं, ये एक तरह से थिंक टैंक में काम करते हैं। ये साहब कह रहे हैं कि द अनरेस्ट इन नेपाल could affect the belt and road plan but actively may pick up later। अब कहने का मतलब ये वो कह रहे हैं कि जो सारा मसला ख़राब हुआ है नेपाल में, इसकी वजह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और स्लो हो जाएगा, रुक सकता है, जो जो और ज़्यादा वक्त लेगा। जो काम 2020-30 में होना है वो शायद 40 में हो, यानी इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो एक तरह से इसमें टाइम भी लगेगा। अगली बात ये कह रहे हैं कि अगली बात लियू जियोंग साहब कह रहे हैं, जो एक फेलो मेंबर है शिंघाई इंस्टीट्यूट के, वो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ टर्मोइल देयर विल सर्टेनिटी बी एन इम्पैक्ट ऑन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। However, after the turmoil, if their development and prosperity issues cannot be resolved, only China Belt and Road Initiative can help them address problems such as having enough to eat and living better lives. Poor governance, economic problems, and international border background are reference to US trade war. Okay, अब ये साहब कह रहे हैं कि अगर नेपाल ने अपनी करप्शन को ख़त्म ना किया गया, पॉलिटिकल टर्मोइल्स ख़त्म ना हुए, मामलात सेट ना हुए, लोगों के साथ ज़्यादतियाँ जो हो रही हैं होती रहीं, सियासतदान पॉलिटिशियंस खाते रहे, करप्शंस करते रहे, तो फिर चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो नेपाल में कंप्लीट नहीं होगा, जिससे पॉलिटिकल टर्मोइल भी आएगा, इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी और बढ़ेगी आने वाले टाइम पे। अब एक सवाल आता है कि क्या वाकई भारत ने ये प्रोटेस्ट करवाए? क्या भारत की वाकई CIA की साजिश थी? क्या वाकई चाइना ने ये करवाया? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं, लेकिन अभी तक हमारे रिसोर्सेज के मुताबिक एक बड़ी इंपॉर्टेंट हमें इंफॉर्मेशन मिली है, जिसके मुताबिक हमें लगता है कि ये हुआ क्या। As of now, according to our sources, it is remain unclear whether there was an unknown power behind the social unrest, but it was ultimately those Asian countries that provided the solve for unrest। अब बात यह है कि बहुत सारे लोग ये बात करें कि ये भारत ने करवाया है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये अमेरिका ने करवाया है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट है, और जो मैंने बहुत सारे नेपाल में दोस्तों से बात की, ना ये भारत ने करवाया है, ना ये चाइना ने करवाया है। चाइना तो करवा ही नहीं सकता था ना, क्योंकि KP शर्मा साहब तो उनके प्रो थे। ना ये करवाया है मोर इम्पोर्टेंटली अमेरिका ने। ये नेपाल की अपनी मूवमेंट थी, क्योंकि अब मैं जितने भी लोगों से मैंने बात की, सीनियर फेलो से पर्सनली बात की, उनको मैसेजेस किए व्हाट्सएप पे, उनको मैंने बहुत सारे लोगों को ईमेल्स भी किए। मैं ईमेल्स इसलिए नहीं दिखा सकता कि वो पर्सनल हो जाती है चीज़ बहुत ज़्यादा। मैंने ईमेल्स की, तो मुझे जो जवाब मिला नेपाल से, US से, इवन जो है वो भारत से जो मुझे जवाब मिला वो ये मिला कि नहीं, इसमें भारत का कोई रोल नहीं है, इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। इसमें रोल है तो मोर इम्पोर्टेंटली नेपाल की अपनी जेन जी का, जो बहुत परेशान थी, और ये बड़ी वाकई जेन्युइनली एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, ये जेन्युइनली बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वो प्रोटेस्ट शुरू जो था वो इंटरनल हुआ था, शायद उसके बाद किसी ने उसको फ्यूल दिया हो, लेकिन फ्यूल देने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि जितना गुस्सा हमने नेपाल की पब्लिक में देखा, स्टूडेंट्स में देखा, वो गुस्सा काफ़ी था उस सारे मसले को ख़त्म करने के। तो दिस इज़ पर्सनली आई थिंक कि ये सोशल अनरेस्ट जो था ये नेपाल का अपना पर्सनल था, इसमें किसी का रोल नहीं था। अब इंडिया की जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है या फॉरेन मिनिस्ट्री है, वहाँ से एक स्टेटमेंट आया, इंडिया के फॉरेन एक्सटर्नल स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि
India welcomed the announcement and said it is hopeful that the changes would help in fostering peace and stability as a close neighbor, a follow democracy, and a long term development partner. India will continue to work closely with Nepal for the well being and prosperity for our two people and country. So इंडिया की तरफ से मैसेज ये आया कि इंडिया खुश है कि मामलात हल हो चुके हैं और आने वाले दिनों में इंडिया सपोर्ट करेगा, और पहले भी इंडिया सपोर्ट करता रहा नेपाल को। इंडिया और नेपाल के ताल्लुकात ठीक है, खटपट रहती है, बट मोर इंपॉर्टेंटली इतने खराब भी नहीं होते जितने कहे जा रहे हैं। अगली बात देखिएगा, देखिए अगली बात याद रखिए, अगली बात यह है कि नेपाल में अगले इलेक्शंस कब होंगे। देखिए अभी जो है वो नेपाल के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया, इनका नाम है रामचंद्रा प्यूडिल। रामचंद्र साहब ने एक स्टेटमेंट दिया दैट ही हैज़ डिसॉल्व पार्लियामेंट on the recommendation of Prime Minister, interim Prime Minister Kirki, a new election has been scheduled for March 5, 2026। तो अगले 6 महीने में जो है, आज जो है वो 12 सितंबर है, तो अगले 6 महीने में जो है मोर इंपॉर्टेंटली ये इलेक्शंस हो जाएंगे और अगले 6 महीने में जो है वो पता लग जाएगा कौन इलेक्शन जीतेगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अब जो इलेक्शंस होंगे इसमें नई पार्टीज होंगी सारी की सारी। मोर इंपॉर्टेंटली जो जेन जी की नई पॉलिटिकल पार्टीज बनेंगी, हमें लगेगा कि जेन जी के यंग लोग 25, 26, 27, 30, 32 साल के लोग ज़्यादा पार्लियामेंट में नजर आएंगे, हमें यंगस्टर नजर आएंगे ज़्यादा, और जो ओल्ड एज के लोग हैं 40, 45, 50, शायद वो हमें अब नजर ना आए, हमें यंगस्टर ज़्यादा नजर आएंगे इस पूरे पार्लियामेंट सिस्टम में जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या बात है, अब अगली बात है कि नेपाल की जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस है, इनका नाम है सुशीला किर्की, इनके बारे में बड़ी बात हो रही है। इन्होंने कल हलफ लिया है, जो है वो जेन जी के भी कई लोग इनको पसंद करते थे, इनकी एज तो 73 है, बट कहीं ना कहीं इनको जो है वो मोर इम्पोर्टेंट इंटरम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, जो 5 सितंबर 2026 तक ये इंटरम प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, और उसके बाद जब इलेक्शंस जो ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद जो है वो फिर अपनी सीट जो है वो उनको देंगी जो इलेक्शन जीतेंगे। अब इस सारे मसले के बाद मोर इम्पोर्टेंटली चैलेंज क्या है, देखिए चैलेंज इस टाइम ये है गवर्नमेंट की, जो इंटरम गवर्नमेंट आई है, क्योंकि इंटरम गवर्नमेंट भी 6-7 महीने तो रहेगी ना। अगले 6-7 महीने का क्या चैलेंज है प्राइम मिनिस्टर सुशीला किर्की को। पहला प्रॉब्लम इंटर गवर्नमेंट को यह है कि शी विल फेस मल्टीपल चैलेंजेस। नंबर 1, शी हैज़ टू रिस्टोर ऑर्डर, शी हैज़ टू रिकंस्ट्रक्ट पार्लियामेंट जो जल गया है, सुप्रीम कोर्ट जो जल गया है, एंड अदर की बिल्डिंग्स दैट वर अटैक्ड, एज वेल एज reassuring the Gen Z protesters who want change and other in Nepal who are fearful its young democracy and constitutional order could be derailed। अब किर्की जो है वो नई प्राइम मिनिस्टर बनी है, मिस किर्की जो है उन पर प्रेशर ये है इस टाइम कि उन्होंने पहली बात ये है कि उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करानी है सारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग जो जला दी गई हैं। इस टाइम गवर्नमेंट की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो फारिग हो चुकी हैं, वो जल गई हैं, आपने वीडियोज़ देखी होंगी, आपने फुटेजेस देखी होंगी। पहली बात तो ये। अगली बात यह है कि नेपाल के अंदर ऑर्डर, लॉ एंड सिक्योरिटी की ऑर्डर को रिस्टोर करना पड़ेगा। ऑलरेडी रिस्टोर तो हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं कहाँ जहाँ पे अभी भी छोटे मोटे प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको भी रिस्टोर करना पड़ेगा। और मोर इम्पोर्टेंटली जेन जी को इनको समझाना पड़ेगा कि देखो बच्चों, हम आपके साथ हैं, देखो प्यारे बच्चों, हम जो है वो आपकी बात मानेंगे, लेकिन आपने कोई ऐसी काम नहीं करना जिससे कंट्री दोबारा टर्मोइल में चला जाए। तो दैट्स हाउ इट इज़। अब इस सारे मामले की इंप्लीकेशन क्या है, फिर मैं आपके कमेंट्स के सवालात के जवाब दूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, दैट्स व्हाई आई वांट टू स्पीक ऑन दैट। देखिए केपी शर्मा साहब ने अपने आप को बचाया है, लॉर्ड श्री राम साहब की बात की है इन्होंने, भारत पे इल्ज़ाम भी लगाया है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट की बात की है, और कहा है कि जो है वो ये भारत का नैरेटिव था, भारत ने मुझे हटाया है, भारत, मैं क्योंकि प्रो चाइना था, मैं भारत की हर बात नहीं मानता था। तो बेसिकली उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए 3-4 इल्ज़ामात लगाए हैं, विच आई पर्सनली थिंक इज़ दैट, जो मेरा अपना एनालिसिस है कि आई थिंक के दीज आर द नैरेटिव्स। असल में ऐसा कुछ भी नहीं था, नेपाल के लोगों ने खुद ही उठ के ये सारा कुछ किया है। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि केपी शर्मा साहब के जाने के बाद भारत और नेपाल के दरमियान जो रिश्ते हैं उनमें कहीं ना कहीं तनाव आएगा, टेंशन आएंगी, क्योंकि वजह यह है कि केपी शर्मा साहब ने जो बात करनी थी वो तो कर दी है, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल भी कहीं ना कहीं टेंशन आएगी। भारत एक्सप्लेनेशन मांगेगा नेपाल की नई गवर्नमेंट से कि भाईजान ये बताइए क्या हुआ है, ये मामला क्यों, ये क्यों इल्ज़ाम लगाया गया। तो कहीं ना कहीं नेपाल शोर कराएगा भारत को, नहीं नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो एक स्टेटमेंट था और वो हम उसकी स्टेटमेंट को वो नहीं करते, वो तो गवर्नमेंट भी अब नहीं है, वो तो प्राइम मिनिस्टर भी अब नहीं है, प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूँ इस टाइम, तो आप बेफिक्र रहें। तो कहीं ना कहीं नेपाल शोर कराएगा भारत को कि जो भी वो स्टेटमेंट दिया गया वो गलत है, और कहीं ना कहीं इस रिलेशन को दोबारा रीबिल्ड किया जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, देखिए याद रखिए, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना के लिए एक चैलेंज भी है, चाइना के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी। चैलेंज चाइना के लिए यह है कि जो प्रो चाइना एक प्राइम मिनिस्टर थे, प्रो चाइनीज गवर्नमेंट थी, वो फारिग हो चुकी है, एक नई गवर्नमेंट आई है। वी डोंट नो कि वो प्रो इंडिया है, प्रो अमेरिका है, प्रो चाइना, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि नई गवर्नमेंट बहुत प्रो इंडिया है। याद रखिएगा
अगर कोई इंडिया से पढ़ा हुआ भी है ना और वो प्राइम मिनिस्टर किसी और के मुल्क का है तो हमेशा वो अपने इंटरेस्ट की बात करता है, रिमेंबर दैट। जब बुराक ओबामा साहब आए ना अमेरिका में तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने कहा कि इनका नाम है बुराक हुसैन ओबामा, इनके वालिद साहब मुसलमान थे, ये मुसलमानों का बड़ा ख्याल रखेंगे। लेकिन आपने देखा कि बुराक ओबामा साहब ने भी क्या किया। इट डजेंट मैटर कि आप वहाँ की प्राइम मिनिस्टर इंडिया के किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ी हुई हैं या जो भी है, when it comes to about the national interest, a person will always try to serve its national interest. It will never ever serve about the other country's interest. Okay, remember that. तो ये बात लोगों को इस टाइम है कि वो बहुत प्रो इंडिया होंगी, बहुत प्रो चाइना होंगी, नहीं। इंडिया भी को भी बात पता है, चाइना को भी बात पता है कि इन दोनों कंट्रीज को पूरी कोशिश करनी पड़ेगी डिप्लोमेटिकली, सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लेवरेज दें। और व्हाट आई पर्सनली थिंक इज़ दैट नेपाल भी मालदीव की तरह, बांग्लादेश की तरह बैलेंसिंग करेगा चाइना और इंडिया में, हम क्योंकि नए ग्रेट पावर पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। अगली बात याद रखिए, अगली बात ये है, देर इज़ अ फियर कि ये जो एक तरह से मसला हुआ, ये मसला जो है वो किसी और भी कंट्रीज़ के अंदर दोबारा हो सकता है।